लड़की आईएएस अधिकारी बनकर घर लौटी। पिता रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था। कहते हैं सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष, धैर्य और त्याग की जरूरत होती है। यह कहानी नेहा की है, जो एक छोटे से गांव में जन्मी, लेकिन आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा। यह सपना केवल उसका नहीं था, बल्कि उसके पिता रघुवीर का भी था, जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए हर कुर्बानी दी, हर मुश्किल सही। आज नेहा सालों बाद अपने गांव लौट रही है। ट्रेन में बैठी हुई वह अपने गांव, बचपन और संघर्षों को याद कर रही है। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और वह प्लेटफॉर्म पर कदम रखती है, उसकी नजर एक बुजुर्ग भिखारी पर पड़ती है। पहले तो वह अनदेखा कर देती है, लेकिन कुछ अजीब सा एहसास उसे वापस खींच लाता है। जब वह पास जाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं। वह भिखारी कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पिता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रघुवीर, जिसने अपनी बेटी को आईएएस अधिकारी बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, आज इस हालत में पहुंच गया? दरअसल दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार थी। रांची के पास एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में पिता रघुवीर और उनकी बेटी नेहा थे। नेहा एक होनहार और मेधावी छात्रा थी, जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी और उसके पिता उसे बड़े अधिकारी के रूप में देखना चाहते थे। रघुवीर गांव के ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी खूब पढ़ लिख कर एक ऊंचे पद पर पहुंचे और उनका नाम रोशन करे। इसी वजह से उन्होंने परिवार को सीमित रखा था। उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि ज्यादा बच्चों के होने से उनकी परवरिश और पढ़ाई का खर्च उठाना कठिन हो जाएगा। रघुवीर नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी वही कठिनाइयां झेलें जो उन्होंने अपने जीवन में झेली थीं। समय बीतता गया और नेहा ने 10वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास कर ली। जब यह खबर उसके पिता को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, इसी तरह पढ़ाई करती रह, तू एक दिन जरूर बड़ा अफसर बनेगी। नेहा पढ़ाई में पूरे मन से लगी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके जीवन में एक बड़ा दुखद मोड़ आया। उसकी मां को अचानक एक गंभीर बीमारी हो गई। तमाम इलाज कराने के बावजूद भी वह ठीक नहीं हो पाई और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मां के जाने से नेहा और उसके पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृत्यु से पहले नेहा की मां ने रघुवीर का हाथ पकड़कर कहा, मैं जा रही हूं, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम हमारी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दोगे। उसे एक बड़ा अफसर बनाना ही मेरी आखिरी इच्छा है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। पत्नी की मृत्यु के बाद रघुवीर पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। उन्होंने ठान लिया कि वे किसी भी हाल में अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे और नेहा की पढ़ाई को जारी रखेंगे। मां के जाने के बाद नेहा का दिल भी बहुत भारी था, लेकिन पिता की हिम्मत देखकर उसने खुद को संभाला और पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना था, मां की आखिरी इच्छा को पूरा करना। रघुवीर दिन रात मेहनत करके मजदूरी करते ताकि अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। गांव के लोग कहते, इतनी मेहनत मत कर, एक बेटी से क्या होगा, शादी कर दे बस। लेकिन रघुवीर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वह अपनी बेटी को पढ़ाकर एक मिसाल कायम करना चाहते थे। नेहा ने भी अपने पिता की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। उसने पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ाई की और 12वीं की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली। जब यह खबर उसके पिता को मिली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, बेटी, तेरी मां जहां भी होगी आज बहुत खुश होगी। नेहा अब अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए गांव से कुछ दूर शहर के एक कॉलेज में जाने लगी। पहले तो सरकारी स्कूल था, जहां पढ़ाई का खर्च बहुत कम था, लेकिन अब कॉलेज की फीस, किताबें और आने जाने का खर्च बढ़ने लगा। ये सब देखकर उसके पिता रघुवीर ने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह दिन में भट्ठे पर मजदूरी करता और सुबह शाम अलग अलग जगहों पर छोटे मोटे काम करता, ताकि बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सके। नेहा को भी यह एहसास था कि उसके पिता उसके लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। इसी वजह से उसने भी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी।
कॉलेज में पढ़ते पढ़ते नेहा को एक दिन अपने एक शिक्षक से पता चला कि यूपीएसएसएससी एक ऐसा एग्जाम है जिससे वह सीधे अफसर बन सकती है और अपने पिता के संघर्ष का फल उन्हें दे सकती है। अब वह ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएसएसएससी की तैयारी भी करने लगी। दिन रात मेहनत करते हुए आखिरकार उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। जब वह अच्छे अंकों से पास हुई तो उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, तेरी मां जहां भी होगी आज बहुत खुश होगी। लेकिन गांव वालों को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। जब नेहा की ग्रेजुएशन पूरी हो गई तो गांव के कुछ लोग रघुवीर के पास आए और कहने लगे, रघुवीर, अब तेरी बेटी सयानी हो गई है, तुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। यह सुनकर रघुवीर ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने। जब तक मैं इस सपने को पूरा नहीं कर देता तब तक शादी के बारे में सोचना भी पाप है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। अरे भाई, ये आदमी पागल हो गया है, मजदूर की बेटी अफसर बनेगी, ये सिर्फ किताबों की बातें हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होता। रघुवीर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि अब उसे नेहा को यूपीएसएसएससी की बेहतर तैयारी के लिए दिल्ली भेजना होगा। अब नेहा के सामने एक नई उलझन आ गई। उसने सुना था कि दिल्ली में अच्छी कोचिंग होती है जहां जाकर परीक्षा की अच्छी तैयारी की जा सकती है। लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल उठा, अगर मैं दिल्ली चली गई तो पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? वह पहले से ही दिन रात मेहनत करते हैं, क्या उनके पास इतने पैसे होंगे कि वे मेरी कोचिंग करवा सकें? यही सोचकर वह उदास रहने लगी और कॉलेज भी जाना बंद कर दिया। वह घर के कोने में चुपचाप बैठी रहती। एक दिन रघुवीर ने देखा कि नेहा कुछ दिनों से चुपचाप और गुमसुम सी रहने लगी है। उन्होंने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटी, आजकल तेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, क्या बात है? नेहा पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से बोली, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं नौकरी के लिए फॉर्म भरूंगी और अगर किस्मत ने साथ दिया तो किसी अच्छी नौकरी में मेरा नंबर लग जाएगा। यह सुनकर रघुवीर चौंक गए। बचपन से उन्होंने उसे अफसर बनने के लिए प्रेरित किया था और आज वह कह रही थी कि अगर नंबर लग गया तो। रघुवीर को समझ आ गया कि उनकी बेटी किसी उलझन में है। उन्होंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, सच सच बता, तुझे क्या चिंता सता रही है? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, पिताजी, आप मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं दिल्ली चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? कोचिंग के लिए बहुत पैसे लगेंगे। आप पहले ही बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई के लिए आपको और तकलीफ उठानी पड़े। यह सुनकर रघुवीर का दिल भर आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपनी बेटी को समझाते हुए बोले, बेटी, अगर मैं चाहता तो तुझे स्कूल के बाद ही शादी करवा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरी और तेरी मां की इच्छा थी कि तू अफसर बने। यह सपना सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी है। तुझे यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। पैसे की चिंता मत कर, मैं अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करूंगा, लेकिन तुझे पढ़ने से कभी नहीं रोकूंगा। रघुवीर ने अपनी बेटी नेहा से कहा, बेटी, जितने भी पैसे चाहिए तू मुझे एक बार बताओ, मैं उनका इंतजाम करके तुझे दे दूंगा। अब तुझे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेहा थोड़ी चौंकी और फिर संकोच करते हुए बोली, पिताजी, बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, आप इतने पैसे कहां से लाएंगे? रघुवीर ने अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं, तुझे पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। तेरे भविष्य के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तू बस मेहनत करती रह, एक दिन तू अफसर बनेगी और हम सबका नाम रोशन करेगी। यह सुनकर नेहा का मन थोड़ा प्रोत्साहित हुआ और उसने अपने पिता से कहा, ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। रघुवीर ने फिर पूछा, बेटी, ये बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए ताकि तुम अफसर बन सको? नेहा ने थोड़ी सोचते हुए कहा, पिताजी, कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, तब जाकर मुझे दिल्ली में अच्छी कोचिंग मिल पाएगी और मेरी पढ़ाई पूरी हो सकेगी। रघुवीर ने उसे भरोसा दिलाया, तू चिंता मत कर बेटी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा।
रघुवीर के पास अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन घर के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास जमीन तो थी नहीं, बस वही एक घर था जिसमें वह और उसकी बेटी रहते थे। उसने मन ही मन सोचा कि अगर यही घर बेचना पड़े तो भी वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए पीछे नहीं हटेगा। रघुवीर ने साहूकार से संपर्क किया और उसे अपनी स्थिति समझाई। उसने साहूकार से कहा, मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए इस घर को बेचना चाहता हूं, कृपया इसे बेचने का इंतजाम करें और एक बात ध्यान रखना कि मेरी बेटी को इसका पता न चले। जब तक वह पढ़ाई के लिए शहर में रहे तब तक हम इस घर में रह सकते हैं। साहूकार ने रघुवीर की बातों को समझा और उसकी मदद करने का वादा किया। उसने रघुवीर से कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। कुछ समय बाद रघुवीर को 10 लाख रुपए मिल गए। वह उसी पैसे में से 10,000 रुपये वापस साहूकार को दे देता है और कहता है, यह किराया है, जब तक हम यहां रहेंगे इसे समझ लेना, बाकी पैसे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए ले जा रहा हूं। अब रघुवीर अपनी बेटी को लेकर शहर के लिए रवाना हुआ। उसने नेहा के लिए एक बैंक खाता खोला जिसमें सारे पैसे जमा करवा दिए। उसने नेहा को पासबुक थमाते हुए कहा, बेटी, इसमें जितने पैसे हैं वह तुमने मुझसे मांगे थे, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही है। अब मुझे सिर्फ यही उम्मीद है कि तुम एक दिन अफसर बनकर लौटोगी। रघुवीर की आंखों में उम्मीद और विश्वास था। वह नेहा से बोला, बेटी, जब तक तुम अफसर नहीं बन जाती इस गांव में वापस आने का मत सोचना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना अफसर बने यहां लौटे। रघुवीर की आंखों में विश्वास था और नेहा को अपने पिता के शब्दों ने और भी मजबूत बना दिया था। उन्होंने कहा था, बेटी, गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वे ताने मारते हैं कि जवान बेटी को पढ़ा रहा हूं, कल को कुछ गलत हो गया तो मैं किस मुंह से समाज का सामना करूंगा। मैं इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं और वो जवाब सिर्फ तब मिलेगा जब तू अफसर बनकर लौटेगी। पिता के इन शब्दों ने नेहा के अंदर नई ऊर्जा भर दी। उसने अपने पिता से वादा किया, पिताजी, मैं तब तक नहीं लौटूंगी जब तक मैं अफसर नहीं बन जाती। नेहा अपने कॉलेज के कुछ साथियों के साथ दिल्ली पहुंची। वहां उसने यूपीएसएसएससी की तैयारी शुरू कर दी। उसके साथ कुछ अन्य छात्राएं भी थीं जो उसी परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। सबने एक साथ कोचिंग ज्वाइन की और पूरी मेहनत से पढ़ाई में जुट गईं। समय बीतता गया और आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। नेहा ने परीक्षा पूरी मेहनत से दी और अच्छे नंबरों की उम्मीद थी, लेकिन जब परिणाम आया तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वह प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थी। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसकी सहेलियां भी परीक्षा में असफल रहीं और मायूस होकर अपने घर लौट गईं। लेकिन नेहा ने अपने पिता से वादा किया था कि जब वह लौटेगी तो एक अफसर बनकर ही लौटेगी। इसलिए उसने घर वापस जाने के बजाय और भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। इस बार नेहा ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसने दिन रात पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। अब वह किसी सहेली के सहारे नहीं थी, बल्कि अकेले ही संघर्ष कर रही थी। वह खुद को एक कमरे में बंद कर पूरे जोश के साथ पढ़ाई करने लगी। कुछ महीनों बाद परीक्षा फिर हुई। नेहा ने इस बार पूरी उम्मीद के साथ परीक्षा दी, लेकिन जब परिणाम आया तो वह फिर से असफल हो गई। यह उसके लिए और भी बड़ा झटका था। उसने सोचा था कि पिछली बार की गलती को सुधार लिया था, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाई। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। कुछ देर के लिए उसे लगा कि शायद वह गलत रास्ते पर चल पड़ी है। क्या पिताजी का सपना कभी पूरा नहीं होगा? उसने खुद से यह सवाल किया, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। अगर तू मेहनत करेगी तो सफलता जरूर मिलेगी, हार मत मानना। आखिरकार सफलता मिली। अब नेहा ने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बना लिया। उसने तीसरी बार परीक्षा देने का फैसला किया। इस बार उसने अपने अध्ययन की रणनीति बदली। उसने अपनी गलतियों को पहचाना और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। धीरे धीरे करके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो गए। फिर वह ऐतिहासिक दिन आया जब उसका नाम यूपीएसएसएससी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची में था। नेहा अब एक अफसर बन चुकी थी। जब उसे यह खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। उसने खुद से कहा, मैंने कर दिखाया पिताजी, आपका सपना पूरा हो गया। अब उसे बस एक ही इच्छा थी, अपने पिता से मिलने की।
उसने जल्दी से ट्रेन की टिकट बुक करवाई और सीधे अपने गांव के लिए रवाना हो गई। रास्ते में बैठी नेहा पूरे सफर में अपने पिता और गांव के लोगों के बारे में सोचती रही। गांव वाले जो मुझे और पिताजी को ताने देते थे, अब वे क्या कहेंगे, उसने मन में सोचा। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, वही पुराना स्टेशन, वही गलियां, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, उसकी नजर अचानक एक भिखारी पर पड़ी। वह भिखारी मैले कुचैले कपड़ों में बैठा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे थे और हाथ में एक कटोरा था जिसमें कुछ खुले पैसे पड़े हुए थे। वह उन सिक्कों को एक एक कर गिन रहा था। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने ध्यान से उस भिखारी का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी! नेहा भागकर उस भिखारी के पास आई और कांपती हुई आवाज में बोली, बाबूजी, आपकी यह हालत कैसे हो गई? रघुवीर ने जैसे ही अपनी बेटी की आवाज सुनी, उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। नेहा को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह फूट फूट कर रोने लगा। नेहा भी अपने पिता को इस हाल में देखकर खुद को रोक नहीं पाई। बाबूजी, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। मैं अफसर बन गई, लेकिन आप यहां इस हाल में क्यों हैं? यह कहते हुए वह अपने पिता से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। रघुवीर ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और कुछ देर तक कोई शब्द नहीं बोल पाया। वह सिर्फ आंसुओं में डूबे हुए अपनी बेटी को देखता रहा। कुछ देर बाद जब रघुवीर थोड़ा शांत हुए तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, तुझे याद है जब तू पढ़ाई के लिए दिल्ली गई थी, तब मैंने तेरे अकाउंट में पैसे जमा कराए थे? नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बाबूजी, मुझे याद है, लेकिन वह पैसे आपने लाए कहां से थे? रघुवीर ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तेरे सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया था। उन्हीं पैसों से मैंने तेरा भविष्य सुरक्षित किया। घर बेचने के बाद कुछ पैसे मकान के किराए के लिए रखे और उसी घर में किराएदार बनकर रहने लगा। नेहा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आपने अपना घर बेच दिया सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए? रघुवीर आगे बोले, हाँ बेटी, लेकिन मेरी मेहनत मजदूरी के पैसों से धीरे धीरे किराया देता रहा। पर फिर एक दिन एक हादसे में मेरे पैर में चोट आ गई और मैं काम करने लायक नहीं बचा। जब मजदूरी ही नहीं कर पाया तो मकान मालिक को किराया कहां से देता? उसने मुझे घर से निकाल दिया। मजबूरी में मुझे इस स्टेशन पर आकर रहना पड़ा ताकि कम से कम भीख मांगकर पेट भर सकूं। लेकिन मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि आज तू अफसर बन गई है। अब मैं निश्चिंत हूं। नेहा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया बाबूजी, और मैं इस बात से अनजान थी। उसने बिना कुछ सोचे अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, अब एक भी पल यहां नहीं रुकेंगे, आप मेरे साथ चलिए। रघुवीर ने कहा, बेटा, मैं तेरा बोझ नहीं बनना चाहता। अब तू अफसर बन गई है, तुझे अपनी ट्रेनिंग करनी है, मैं यहीं ठीक हूं। लेकिन नेहा ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी, मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैं लौटूंगी तो अफसर बनकर ही लौटूंगी, और आज जब मैं लौट आई हूं तो मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकती। नेहा अपने पिता को अपने साथ लेकर गांव लौटी। जब गांव वालों ने देखा कि रघुवीर की बेटी अफसर बनकर लौटी है तो सभी दंग रह गए। जो लोग ताने मारते थे वहीं आज रघुवीर की बेटी की सफलता की कहानियां सुनाने लगे। लेकिन नेहा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सबसे पहले उसी घर का कुछ बकाया किराया चुकाया और अपने पिता को वहां रहने के लिए कहा, बाबूजी, अब आप आराम से रहिए, आपको अब कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद नेहा अपनी ट्रेनिंग पर चली गई। जब भी उसे वेतन मिलता वह नियमित रूप से अपने पिता को पैसे भेजती, जिससे उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया। नेहा ने जब देखा कि उसके पिता अकेले गांव में रहेंगे तो उसने गांव के एक ईमानदार व्यक्ति को उनकी देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। उसने उससे कहा, मेरे पिता की तुम्हें सेवा करनी है। मैं जो भी पैसे भेजूंगी वे सही समय पर मेरे पिता तक पहुंचने चाहिए। वह व्यक्ति बहुत ईमानदार और भरोसेमंद था। उसने पूरी निष्ठा से रघुवीर की देखभाल की। नेहा को अब अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना था, इसलिए उसने मन को शांत रखा और पूरी मेहनत से अपनी 2 साल की ट्रेनिंग पूरी की। जब नेहा की ट्रेनिंग पूरी हुई तो उसकी पहली पोस्टिंग एक जिले में बतौर अधिकारी हुई। अब उसके पास एक सरकारी आवास था और एक नई जिम्मेदारी भी।
पोस्टिंग के कुछ समय बाद वह अपने पिता को लेने के लिए गांव आई। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, अब आपको यहां अकेले रहने की जरूरत नहीं। अब आप मेरे साथ चलेंगे और मेरे सरकारी आवास में रहेंगे। रघुवीर पहले थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन नेहा ने प्यार से समझाया और उन्हें अपने साथ ले गई। उसने गांव के उसी व्यक्ति को भी अपने सरकारी आवास में रख लिया जो पहले उसके पिता की सेवा कर रहा था। अब वह व्यक्ति वहीं रहकर उनके देखभाल का जिम्मा उठाने लगा। नेहा अपने कार्यभार को पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। 6 महीने बीत चुके थे और वह अपने जिले में एक आदर्श अधिकारी के रूप में पहचानी जाने लगी थी। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके सरकारी आवास पर आए और बोले, बेटी, गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें तुम्हें जरूर आना चाहिए। तुम हमारे गांव की शान हो। तुम्हारी कहानी से बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। पहले तो नेहा ने मना कर दिया क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थी, लेकिन जब गांव वालों ने जिद की और कहा कि यह उनके लिए बहुत गौरव की बात होगी तो वह मान गई। जब फंक्शन का दिन आया तो नेहा अपने पिता के साथ सरकारी गाड़ी में बैठकर गांव पहुंची। जैसे ही गाड़ी गांव में दाखिल हुई तो गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका भव्य स्वागत किया। सभी गर्व से उसकी ओर देख रहे थे। कार्यक्रम में जब नेहा स्टेज पर पहुंची तो चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन नेहा ने कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, यह मेरे पिता का भी है। फिर उसने अपनी संघर्ष भरी यात्रा को गांव वालों के सामने रखा। उसने बताया कि कैसे रघुवीर ने अपना घर बेचकर, भीख मांगकर और असंख्य बलिदान देकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। अगर मेरे पिता ने यह सब नहीं किया होता तो मैं आज इस मंच पर खड़ी नहीं होती। मेरे पिता की तपस्या और त्याग ही मेरी सफलता की असली वजह है। जब गांव वालों ने यह कहानी सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। रघुवीर का सम्मान और भी बढ़ गया। वही लोग जो पहले ताने मारते थे आज गर्व से कह रहे थे, नेहा जैसी बेटी पाकर रघुवीर सच में बहुत भाग्यशाली है। समय बीतता गया और नेहा अपने पद पर पूरी ईमानदारी से कार्य करती रही। लगभग 2 साल की नौकरी के बाद उसकी शादी की बात चलने लगी। उसे अपनी बराबरी के रैंक के एक अधिकारी से विवाह का प्रस्ताव मिला, लेकिन शादी से पहले नेहा ने एक शर्त रखी, मेरे पिता मेरे साथ ही रहेंगे, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। पहले तो उस अधिकारी ने संकोच किया, लेकिन जब नेहा ने उसे अपने संघर्ष और पिता के त्याग की पूरी कहानी सुनाई तो वह भावुक हो गया और कहा, नेहा, तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हारे नहीं, अब हमारे भी पिता हैं। वे हमारे साथ ही रहेंगे और उनका पूरा सम्मान होगा। नेहा ने अपने पिता को साथ रखा और अपने पति के साथ नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन उसका सबसे पहला दायित्व अपने पिता की सेवा करना था। अब रघुवीर किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी बेटी एक सफल अधिकारी बन चुकी थी। गांव में उनका सम्मान बहुत बढ़ चुका था और अब वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे थे। मित्रों कहते हैं, लोग तब तक ही निंदा और ताने मारते हैं जब तक कि मनुष्य सफल नहीं हो जाता। जब इंसान सफल हो जाता है तो वही लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। यह बात 100% सच है, क्योंकि समाज का स्वभाव ही ऐसा होता है। जब कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, जब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा होता है, तब लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, ताने मारते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है और सफल हो जाता है, वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसका सम्मान करने लगते हैं और उसके नाम की मिसालें देने लगते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति गरीबी से निकलकर, कठिनाइयों से लड़कर कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है तो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तू यह नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं है, अरे ये कौन सा अफसर बनेगा, अभी से इतना पढ़ लिख रहा है, बाद में देखा जाएगा। ऐसे ही ताने हर संघर्ष करने वाले व्यक्ति को सुनने को मिलते हैं। समाज हमेशा उसी की आलोचना करता है जो कुछ अलग करने की हिम्मत करता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति सफल हो जाता है, उसकी गाड़ी बड़ी हो जाती है, घर अच्छा हो जाता है, नाम अखबारों में आने लगता है, तब वही लोग कहते हैं, हम तो पहले ही जानते थे कि यह बहुत होशियार है, हमारे गांव परिवार का नाम रोशन कर दिया। देखो, मेहनत करने से कुछ भी संभव हो सकता है।
यही समाज का असली चेहरा है। जो व्यक्ति संघर्ष के द्वार में ताने मारता है वही सफलता के बाद तारीफ करता है। इसलिए लोगों की निंदा और मजाक से डरने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जब सफलता मिलेगी तो वही निंदा करने वाले सम्मान करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि माता पिता को कभी भी अपने बच्चों के सपनों को मारना नहीं चाहिए। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को वह रास्ता दिखाना चाहते हैं जो उन्हें सही लगता है, लेकिन कई बार बच्चों के सपने अलग होते हैं। माता पिता को यह समझना होगा कि हर बच्चा अलग होता है, उसकी रुचियां, क्षमताएं और लक्ष्य अलग होते हैं। अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे इंजीनियर बनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा खेल में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे जबरदस्ती पढ़ाई में धकेलना गलत है। बहुत से माता पिता यह कहते हैं, तू यह नहीं कर सकता, हमारे परिवार में कभी कोई अफसर नहीं बना, तू कैसे बनेगा, तेरी पढ़ाई पर खर्च करने से अच्छा है तेरा जल्दी से विवाह कर दें, इतने बड़े सपने मत देख, बाद में दिल टूटेगा। ये बातें बच्चों के मनोबल को गिरा देती हैं। वे डर जाते हैं, अपने सपनों को मार देते हैं और समाज के दबाव में आकर वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है। लेकिन अगर माता पिता बच्चों को मनोबल और समर्थन दें तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मित्रों, माता पिता का सही मार्गदर्शन क्यों जरूरी है? 1. बच्चे के सपने को समझें। अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है तो पहले उसकी रुचि को जानें, उसे समय दें और सही मार्गदर्शन दें। 2. समर्थन दें। माता पिता के समर्थन से बच्चे को आत्मविश्वास मिलता है और वह बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। 3. मोटिवेट करें। हर सफल व्यक्ति की कहानी संघर्ष से भरी होती है। बच्चों को बताएं कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानना चाहिए। 4. अच्छी शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराएं। जितना संभव हो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अगर संसाधन सीमित हैं तो भी उन्हें सीखने का अवसर देने की पूरी कोशिश करें। कई माता पिता अपने बच्चों की सफलता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वे अपनी इच्छाओं को छोड़कर, अपनी जमा पूंजी खर्च करके और दिन रात मेहनत करके बच्चों के सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ माता पिता अपनी इच्छाओं और समाज के डर के कारण बच्चों के सपनों को ही खत्म कर देते हैं। 1. लोगों की निंदा को नजरअंदाज करें। जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। 2. माता पिता को बच्चों के सपनों को नहीं मारना चाहिए। बच्चों की क्षमताओं को पहचानें, उनका समर्थन करें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें। 3. समाज के तानों से डरने की जरूरत नहीं। जो लोग ताने मारते हैं वही लोग सफलता के बाद आपके सम्मान में खड़े होंगे। 4. सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है। अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो आलोचनाओं को नजरअंदाज करके पूरी मेहनत और समर्पण से काम करना होगा। अंत में, अगर सपने बड़े हैं तो रास्ते कठिन होंगे। लोग ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हंसी करेंगे, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो वही लोग सबसे आगे खड़े होकर आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए लोगों की बातों की परवाह किए बिना अपने सपनों के पीछे भागो और उन्हें पूरा करके दिखाओ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। वे हमारे लिए जो बलिदान देते हैं उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और सफलता के अपने मायने होते हैं। कुछ लोग हालातों से लड़कर अपनी पहचान बनाते हैं तो कुछ परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं। यह कहानी सिर्फ एक स्त्री की नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए समाज की बाधाओं से जूझती हैं। यह उन रिश्तों की भी कहानी है जो वक्त के साथ टूट जाते हैं, लेकिन सही समय आने पर फिर से जुड़ भी सकते हैं। समाज में अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि शादी के बाद एक स्त्री का जीवन केवल घर गृहस्थी तक सीमित हो जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? यदि कोई स्त्री अपनी पहचान बनाना चाहती है तो क्या यह उसका हक नहीं? यह कहानी इसी प्रश्न का उत्तर देती है। आइए जानते हैं उस एक महिला की प्रेरणादायक यात्रा जिसने अपनी मेहनत, हौसले और संकल्प से न केवल अपने लिए एक नया रास्ता बनाया,
बल्कि अपने अतीत को भी एक नई दिशा दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार का युवक अर्जुन प्रताप सिंह रहता था। अर्जुन के परिवार के पास समृद्ध खेती बाड़ी, बड़ी हवेली और अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं थी, बल्कि उसके माता पिता चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा शादी करके घर बसाए और परिवार की विरासत को आगे बढ़ाए। इधर गाजियाबाद में रहने वाली संस्कृति शर्मा एक होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था और अब उसके माता पिता उसकी शादी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। संस्कृति के परिवार की भी अच्छी आर्थिक स्थिति थी, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी बेटी किसी संपन्न परिवार में जाए जहां उसे हर सुख सुविधा मिले। संयोगवश अर्जुन और संस्कृति के परिवारों को एक दूसरे के बारे में पता चला और जल्द ही दोनों परिवारों के बीच बातचीत शुरू हो गई। संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों को देखकर दोनों परिवारों को यह रिश्ता पसंद आ गया। जब अर्जुन और संस्कृति की पहली मुलाकात करवाई गई तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अर्जुन स्वभाव से शांत और व्यवहारिक था, जबकि संस्कृति महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर बनने की चाह रखने वाली लड़की थी। हालांकि उस समय उसने अपने सपनों के बारे में गहराई से नहीं सोचा था, क्योंकि उसे लगा कि शादी के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताएगी। कुछ ही महीनों में पूरे रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी हो गई। विवाह के बाद संस्कृति अर्जुन के घर आ गई। परिवार के सभी लोग उसे प्यार और सम्मान देते थे। खास तौर पर अर्जुन उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। संस्कृति ने शादी के बाद अपने नए घर को पूरी तरह से अपना लिया। वह ससुराल वालों की देखभाल करती, घर के कार्यों में व्यस्त रहती और हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहती। अर्जुन उसकी देखभाल करता और किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। समय बीतता गया और सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन संस्कृति के मन में हमेशा यह विचार आता कि उसने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया था, फिर भी वह घर तक ही सीमित रह गई। हालांकि उसने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसे अपने परिवार की खुशी ज्यादा प्रिय थी। एक दिन संस्कृति की बचपन की सहेली प्रियंका मेहता, जो अब एक प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी थी, उससे मिलने आई। प्रियंका ने मेहनत करके प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की थी और अब एक उच्च पद पर कार्यरत थी। जब वह अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों के साथ संस्कृति के घर पहुंची तो परिवार के लोग उसकी सफलता से प्रभावित हुए। संस्कृति ने प्रियंका को देखकर महसूस किया कि दोनों साथ में पढ़ती थीं, लेकिन प्रियंका अब एक बड़ी अधिकारी बन चुकी थी, जबकि वह घर की चार दीवारी तक सीमित रह गई थी। प्रियंका से बातचीत के दौरान संस्कृति के अंदर भी कुछ बड़ा करने की इच्छा जागी। उस रात वह अर्जुन से अपनी दिल की बात कहने लगी। अर्जुन, मैं भी पढ़ाई करना चाहती हूँ और एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ। अगर प्रियंका यह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। अर्जुन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोला, अगर यह तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, लेकिन हमें माता पिता से भी इस बारे में बात करनी होगी। अर्जुन ने जब अपनी मां से इस बारे में बात की तो वह नाराज हो गई। बेटा, बहू को पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? हमारे पास सब कुछ है। घर की देखभाल करना ही बहू का कर्तव्य है। लेकिन अर्जुन ने अपनी मां को समझाया, मां, जब घर में कोई कमी नहीं है तो बहू को भी अपनी पहचान बनाने का मौका देना चाहिए। अगर वह सफल होती है तो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। बहस के बाद माता पिता आखिरकार मान गए और संस्कृति को पढ़ाई करने की अनुमति मिल गई। अर्जुन ने कहा, संस्कृति, अगर तुम बड़े अधिकारी बनने का सपना देख रही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। बताओ, कौन से कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना है? संस्कृति को अपने पति की यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन सोचने लगी, अर्जुन जैसा जीवन साथी मिलना बहुत ही मुश्किल है। वह जानती थी कि हर लड़की को ऐसा सहयोगी पति नहीं मिलता, जो न केवल उसके सपनों को समझे बल्कि उन्हें पूरा करने में मदद भी करे। अर्जुन ने संस्कृति को शहर के सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलवाया। उसने फीस की कोई चिंता नहीं की और हर तरह से उसकी मदद करने को तैयार था। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, उसने प्यार से कहा। अब संस्कृति पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में जुट गई। उसकी सास कौशल्या देवी ने
घर के सभी कामों की जिम्मेदारी खुद उठा ली ताकि संस्कृति को किसी भी तरह की परेशानी न हो। वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती, फिर कोचिंग जाती और लौटकर रात में देर तक पढ़ाई में लगी रहती। अर्जुन हर संभव तरीके से उसकी हौसला अफजाई करता। समय बीतता गया और 1 साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला। जब परीक्षा का दिन आया तो संस्कृति ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। उसे पूरा भरोसा था कि वह इस बार सफल हो जाएगी। लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो वह प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में भी सफल नहीं हो पाई। यह देखकर वह बेहद निराश हो गई। उसे लगा जैसे पूरी मेहनत बेकार चली गई। उसने भारी मन से अर्जुन को यह खबर दी, अर्जुन, मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाई। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं संस्कृति, यह तो पहली कोशिश थी। हर कोई पहली बार में सफल नहीं होता। असली योद्धा वही होता है जो हार कर भी दोबारा उठ खड़ा हो। संस्कृति को अर्जुन की यह बात अच्छी लगी, लेकिन उसकी सास कौशल्या देवी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अर्जुन की मां ने नाराजगी जताते हुए कहा, बहू, ये पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है। अगर तुझसे यह काम होता तो पहली बार में ही सफल हो जाती। मैं कब तक घर का सारा काम अकेले करूं? संस्कृति ने हाथ जोड़कर विनती की, मां जी, मुझे बस एक और मौका दे दीजिए। इस बार मैं पक्का सफल हो जाऊंगी। मैंने खूब मेहनत की है और जब मेरी सहेली कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? सास ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, अगर तुमने इस बार भी परीक्षा पास नहीं की तो फिर यह सब छोड़कर घर संभालना होगा। संस्कृति ने तुरंत हामी भर दी, जी मां, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इस बार संस्कृति ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। वह सुबह जल्दी उठती, घंटों पढ़ाई करती, अपने पुराने गलतियों को सुधारती और फिर से पूरे जोश के साथ तैयारी में जुट गई। अर्जुन ने भी इस बार उसे पूरी तरह से प्रोत्साहित किया, लेकिन उसने यह भी साफ कह दिया, संस्कृति, यह आखिरी मौका है। अगर इस बार सफल नहीं हुई तो फिर पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में ध्यान देना होगा। संस्कृति ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार उसे हर हाल में सफल होना ही होगा। उसने अपनी पढ़ाई को और अधिक गंभीरता से लिया और खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। संस्कृति का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। जब दूसरे प्रयास का प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो उसने खुशी खुशी अर्जुन को बताया, अर्जुन, मैंने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। अर्जुन ने यह खबर सुनकर उसे गले से लगा लिया और कहा, वाह संस्कृति, मुझे पहले ही पता था कि तुम यह कर सकती हो। अब मुख्य परीक्षा मेंस की तैयारी और जोर शोर से करनी होगी। संस्कृति के लिए यह क्षण बहुत खास था। पिछली असफलता के बाद उसने यह साबित कर दिया था कि अगर इंसान मेहनत करे तो सफलता अवश्य मिलती है। पूरे घर में एक उत्सव जैसा माहौल था। अर्जुन के माता पिता को भी अब लगने लगा था कि शायद उनकी बहू सच में कुछ बड़ा कर सकती है। अब वह अपनी पूरी ऊर्जा मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगाने लगी। सुबह से लेकर रात तक वह किताबों में डूबी रहती। अर्जुन उसकी हर संभव सहायता कर रहा था। वह उसे नई किताबें लाकर देता, अच्छे टीचर्स से सलाह लेने को कहता और उसे प्रेरित करता, संस्कृति, तुम जरूर सफल होगी, बस मेहनत करते रहो। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आया, घर का माहौल थोड़ा बदलने लगा। कब तक ये पढ़ाई चलेगी? अर्जुन की मां कौशल्या देवी ने एक दिन नाराजगी भरे स्वर में कहा, घर का कोई भी काम नहीं देख रही, बस किताबों में घुसी रहती है। अर्जुन ने मां को समझाने की कोशिश की, मां, बस कुछ ही दिनों की बात है, परीक्षा हो जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मां ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन यह आखिरी बार होना चाहिए। कुछ ही महीनों में परीक्षा का दिन आ गया। संस्कृति ने पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब वह परीक्षा हॉल से बाहर निकली तो उसे महसूस हुआ कि उसने अच्छा लिखा है। लेकिन जब परिणाम आया तो वह मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाई थी। वह पूरी तरह से टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन को फोन किया और धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं असफल हो गई। अर्जुन ने चुपचाप उसकी बात सुनी। कुछ देर के लिए दोनों के बीच मौन छा गया। फिर अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, संस्कृति, अब बहुत हो गया। अब तुम पढ़ाई छोड़ दो और घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। संस्कृति ने रोते हुए कहा, अर्जुन, मैं बस एक और मौका चाहती हूं। मैंने इतनी मेहनत की है, मैं हार नहीं मान सकती। लेकिन इस बार अर्जुन सख्त था। उसने कहा, संस्कृति,
मैंने पहले ही कह दिया था कि यह आखिरी मौका है। मेरे माता पिता भी अब और इंतजार नहीं कर सकते। अब तुम्हें यह सपना छोड़कर घर संभालना होगा। संस्कृति ने अर्जुन से बहुत विनती की। बस एक और मौका अर्जुन, इस बार मैं जरूर सफल होऊंगी। लेकिन अर्जुन ने गुस्से में कहा, नहीं, मैंने कह दिया, अब कोई और परीक्षा नहीं होगी। तुम अब घर के काम देखो, बस। संस्कृति की सास कौशल्या देवी भी वहां आ गईं और गुस्से में बोली, बहू, जबान मत लड़ाओ। पति जो कह रहा है उसे मानो। आखिर कब तक इस घर के कामों को नजरअंदाज करोगी? संस्कृति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका मन अब भी अपने सपने के लिए लड़ रहा था। वह अर्जुन की तरफ देखकर बोली, अर्जुन, तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे? यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह मेरी पहचान है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम्हारी पहचान सिर्फ मेरी पत्नी होने की है, और अगर तुम्हें यह परीक्षा इतनी ही पसंद है तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। संस्कृति को यह सुनकर झटका लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति, जिसने अब तक उसका समर्थन किया था, अब उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। संस्कृति ने दृढ़ता से कहा, मैं इस परीक्षा को पास करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने कह दिया ना, अब और पढ़ाई नहीं, अब यह सब बंद करो। संस्कृति ने भी गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं अर्जुन। मैं अपने सपनों के लिए किसी के भी खिलाफ जा सकती हूं। अर्जुन की मां कौशल्या देवी ने यह सब सुना और तुरंत अर्जुन से बोली, बेटा, बस अब बहुत हो गया। यह लड़की अब हाथ से निकल चुकी है। अर्जुन, जो अब पूरी तरह से गुस्से में था, ने आवेश में आकर संस्कृति पर हाथ उठा दिया। संस्कृति को यह बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और सीधे अपने पिता को फोन किया। पापा, मुझे लेने आ जाइए। संस्कृति ने कोई बहस नहीं की। उसने अपना सामान उठाया और बिना पीछे देखे अपने मायके चली गई। जब उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, झगड़े हर घर में होते हैं, पति पत्नी को आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए, तो उसने रोते हुए कहा, पापा, मैं अपनी पहचान बनाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। अगर अर्जुन मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता तो मुझे अब उसकी जरूरत नहीं। संस्कृति अपने मायके में खड़ी थी। उसका दिल भरा हुआ था, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। जब उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, झगड़े हर घर में होते हैं, अगर अर्जुन मना कर रहा है तो पढ़ाई छोड़कर घर संभाल लो। वैसे भी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, उसकी इतनी बड़ी जायदाद है, आराम से रह सकती हो। तो संस्कृति ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, पिताजी, बात पैसों की नहीं है, बात मेरी पहचान की है। मैंने अपनी सहेली प्रियंका को देखा है, जो मुझसे पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन आज एक बड़ी अधिकारी बन गई है। अगर वह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूं। संस्कृति की आंखों में जोश था। वह जानती थी कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। संस्कृति के पिता ने अर्जुन को फोन किया और कहा, बेटा, अगर बेटी की जिद है तो एक आखिरी बार कोशिश करने दो। हो सकता है कि इस बार वह सफल हो जाए। लेकिन अर्जुन का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने दो टूक जवाब दिया, बाबूजी, मैंने पहले ही बहुत मौके दिए, मैंने हर तरह से उसका साथ दिया, लेकिन अगर वह मेरे साथ वापस आना चाहती है तो उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी होगी, वरना वह वहीं रह सकती है और मैं उसे तलाक दे दूंगा। संस्कृति वहीं खड़ी यह सब सुन रही थी। बिना रुके, बिना डरे उसने फोन अपने हाथ में लिया और सीधा कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं, मुझे तलाक मंजूर है, लेकिन मैं अपने सपनों से समझौता नहीं करूंगी। अर्जुन ने यह सुना और नाराज होकर सीधा कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दी। कुछ महीनों तक केस चला और अंततः दोनों का तलाक हो गया। एक समय जो रिश्ता प्यार और सम्मान पर टिका था, वह अब कड़वाहट में बदल चुका था। अब संस्कृति पूरी तरह से अकेली थी, लेकिन उसका लक्ष्य उसके साथ था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह अपनी मेहनत और काबिलियत से खुद को साबित करेगी। उसके पिता ने उसकी जिद को देखते हुए कहा, अगर तेरा सपना इतना बड़ा है तो ठीक है, मैं तुझे पूरी मदद दूंगा। संस्कृति के पिता ने उसे शहर के सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलाया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया थी। संस्कृति ने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठती, किताबों के ढेर में खो जाती, अपने नोट्स बनाती, अखबार पढ़ती और खुद को पूरी तरह से परीक्षा की तैयारी में झोंक देती।
वह जानती थी कि यह उसकी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई थी। अब संस्कृति के जीवन में सिर्फ एक ही चीज थी, मेहनत। उसने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, परिवार के किसी भी आयोजन में जाना छोड़ दिया, पूरी दुनिया से खुद को काटकर सिर्फ पढ़ाई में जुट गई। कई बार रात को पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बह जाते, लेकिन वह खुद को संभाल लेती। जब भी उसे अर्जुन की बातें याद आती, उसका संकल्प और मजबूत हो जाता। अगर मैं हार गई तो समाज यही कहेगा कि एक और लड़की अपने सपनों को छोड़कर घर संभालने चली गई, लेकिन मैं यह नहीं होने दूंगी। वह अकेले ही इस लड़ाई को लड़ रही थी। न कोई अर्जुन था, न ससुराल का कोई सहारा, बस एक सपना था जिसे उसे हर हाल में पूरा करना था। संस्कृति के जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था। उसने यूपीएसएससी की परीक्षा पास कर ली और उसे भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में चयनित कर लिया गया। जब उसने यह खबर अपने पिता को दी तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, मुझे तुम पर गर्व है। संस्कृति भी भावुक हो गई। वह जानती थी कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने कितने संघर्ष किए हैं, लेकिन अब वह पीछे मुड़कर देखने के बजाय अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार थी। संस्कृति की ट्रेनिंग शुरू हुई, जहां उसे कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यों की बारीकियां सिखाई गईं। ट्रेनिंग के दौरान उसे अनुशासन, नेतृत्व और न्यायप्रियता का महत्व समझ में आया। कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उसे लखनऊ में पुलिस अधीक्षक एसपी के पद पर नियुक्ति मिली। जब वह पहली बार अपनी सरकारी गाड़ी में बैठी और अपने कार्यालय पहुंची तो उसकी आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। यही वह कुर्सी थी जिसके बारे में कभी अर्जुन और उसने मिलकर सपने देखे थे। उसे याद आया कि अर्जुन हमेशा कहा करता था, संस्कृति, जब तुम बड़ी अधिकारी बन जाओगी तो पूरा शहर तुम्हारी इज्जत करेगा और मैं गर्व से कहूंगा कि मेरी पत्नी एक आईपीएस अधिकारी है। आज वह अधिकारी बन चुकी थी, लेकिन अर्जुन उसके साथ नहीं था। संस्कृति ने एक गहरी सांस ली और सोचा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। मैं अब सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगी। उसने खुद को संभाला और अपने कार्यभार को पूरी ईमानदारी से निभाने लगी। संस्कृति को लखनऊ में पुलिस अधीक्षक एसपी बने अभी 3 महीने ही हुए थे, लेकिन इतने कम समय में उसने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को काफी हद तक मजबूत कर दिया था। एक दिन जब वह शाम को अपने निवास स्थान की ओर जा रही थी, तभी उसकी गाड़ी एक सरकारी अस्पताल के पास से गुजरी। वहां एक भीड़ जमा थी और कुछ लोग किसी को बेरहमी से पीट रहे थे। संस्कृति तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और तेज आवाज में बोली, क्या हो रहा है यहाँ? संस्कृति की वर्दी देखकर लोग सहम गए और तुरंत इधर उधर हट गए। जब उसने ध्यान से देखा तो एक व्यक्ति सड़क पर गिरा हुआ था, बुरी तरह घायल और लहूलुहान। संस्कृति ने पास जाकर ध्यान से देखा और एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जिस व्यक्ति से उसने कभी प्यार किया था, जिससे उसने कभी अपने पूरे जीवन की कल्पना की थी। वही अर्जुन आज सड़क पर पड़ा तड़प रहा था। संस्कृति को यकीन नहीं हो रहा था, यह अर्जुन यहां इस हालत में कैसे पहुंच गया। एक पल के लिए उसका मन अतीत की यादों में खो गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। संस्कृति ने तुरंत अपने साथ आए पुलिसकर्मियों से कहा, इसे तुरंत अस्पताल के अंदर ले जाओ। वह खुद अर्जुन के साथ अस्पताल के अंदर गई और डॉक्टरों को इलाज शुरू करने के लिए कहा। डॉक्टरों ने अर्जुन का प्राथमिक उपचार किया और उसे भर्ती कर लिया। संस्कृति खुद अस्पताल के बाहर बैठकर इंतजार करने लगी। करीब 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब मरीज होश में है, आप उससे मिल सकती हैं। संस्कृति ने कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही अर्जुन की नजर संस्कृति पर पड़ी, वह हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे से कहा, संस्कृति, तुम यहां? संस्कृति ने गंभीरता से कहा, हां, मैं। मित्रों, अर्जुन अस्पताल के बेड पर लेटा था। उसकी आंखों में पछतावे के भाव थे। सामने खड़ी संस्कृति, वही लड़की जिसे उसने कभी छोड़ दिया था, आज एक सशक्त पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में उसके सामने थी। वर्दी में सख्ती झलक रही थी, लेकिन चेहरे पर पुराने दिनों की हल्की झलक भी थी। संस्कृति की आंखें गंभीर थीं। उसने कठोर स्वर में पूछा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या अर्जुन? कौन लोग थे जो तुम्हें पीट रहे थे? अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह धीमी आवाज में बोला, संस्कृति, तुम यहां क्या कर रही हो? संस्कृति ने जवाब दिया,
मैं यहाँ लखनऊ की पुलिस अधीक्षक हूँ। जब मैंने देखा कि भीड़ एक आदमी को बेरहमी से पीट रही है तो मैंने उसे बचाया, लेकिन जब तुम्हारा चेहरा देखा तो मैं चौंक गई। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गंभीर हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें अस्पताल में भर्ती कराया। अब साफ साफ बताओ, यह सब कैसे हुआ? अर्जुन ने गहरी सांस ली। संस्कृति, मैंने एक गलती की थी और उसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं। संस्कृति ने अपनी भौहें चढ़ाईं। कौन सी गलती? अगर तुमने कोई अपराध किया है तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, चाहे हमारी पुरानी पहचान कुछ भी हो। अर्जुन ने कड़वे स्वर में कहा, मेरा सबसे बड़ा अपराध था तुम्हें छोड़ देना। अगर मैंने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया होता, तुम्हें एक और मौका दिया होता, तो आज मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद न होती। संस्कृति कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, ये सब भावनात्मक बातें बाद में होंगी। पहले मुझे सच बताओ कि तुम्हें इन लोगों ने क्यों मारा? अर्जुन की आंखें भारी हो गईं। उसने कहना शुरू किया, संस्कृति, तुम्हारे जाने के बाद मेरी मां ने जिद करके मेरी दूसरी शादी करवा दी। लड़की का नाम सौम्या था। वह एक अमीर घर से आई थी, लेकिन उसे सिर्फ मेरी जायदाद से मतलब था। उसके परिवार ने मेरी संपत्ति देखकर शादी करवाई थी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। संस्कृति ध्यान से सुन रही थी। अर्जुन ने आगे कहा, जब सौम्या गर्भवती हुई तो उसकी देखभाल करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब उसकी डिलीवरी हुई तो कुछ जटिलताओं के कारण उसकी मौत हो गई। संस्कृति के चेहरे पर आश्चर्य और संदेह के भाव थे। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? अर्जुन ने गहरी सांस ली। जैसे ही सौम्या की मौत हुई, उसके माता पिता मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने सौम्या की ठीक से देखभाल नहीं की, इसलिए उसकी मौत हुई। लेकिन असली कारण यह था कि वे मुझसे 18 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। वे जबरन मुझसे पैसे ऐंठना चाहते थे और जब मैंने देने से मना किया तो उन्होंने गुंडे भेजकर मुझे पिटवाया। संस्कृति चौंक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, यानी तुम्हारे खिलाफ झूठा केस बनवाया गया है? अर्जुन ने सिर झुका लिया। हाँ, वे चाहते हैं कि मैं उनकी मांग मान लूं और पैसे दे दूं, वरना वे मुझ पर केस कर देंगे। संस्कृति को अब सारा मामला समझ में आ गया। वह लखनऊ की पुलिस अधीक्षक थी और ऐसे कई मामलों को संभाल चुकी थी जहां पैसों के लिए झूठे आरोप लगाए जाते थे। दोस्तों, अर्जुन धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। सामने खड़ी संस्कृति, जिसने कभी उसके साथ जीवन बिताने का सपना देखा था, आज एक सशक्त पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में उसके सामने थी। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, संस्कृति, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? संस्कृति ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, नहीं अर्जुन, मैंने अभी तक दूसरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। मेरी पोस्टिंग कुछ ही दिनों पहले यहां हुई है और फिलहाल मेरा पूरा ध्यान अपने कर्तव्य पर है। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होंठों पर ही ठहर गए। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है संस्कृति, अब मैं ठीक हूं। तुम्हें अब यहां रुकने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। संस्कृति चुपचाप उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में भावनाओं का सागर था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन चलते चलते कई बार उसने पीछे मुड़कर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन भी उसे जाते हुए देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। संस्कृति के जाने के बाद अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। संस्कृति ने हमेशा सही किया, लेकिन मैंने ही उसे गलत समझा। जब उसने तलाक के समय कोर्ट द्वारा तय की गई रकम लेने से मना कर दिया था, तब भी वह अपनी खुददारी पर अड़ी रही। उसने कभी पैसे की लालच नहीं की, लेकिन आज जब मैंने दूसरी शादी की तो सौम्या के घर वालों ने मुझे सिर्फ एक पैसे का साधन समझा। अर्जुन को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। काश मैंने तब उसे समझा होता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती, लेकिन जो बीत चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन के ससुराल वालों ने उस पर मुकदमा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि अर्जुन की लापरवाही की वजह से सौम्या की मौत हुई है और साथ ही 18 लाख रुपए की मांग की। अर्जुन जानता था कि यह केवल पैसों के लिए किया गया था, लेकिन वह इस स्थिति में अकेला था। उसके पास पैसे तो थे, लेकिन वे अभी अटके हुए थे और 6 महीने बाद ही आ सकते थे।
वह सौम्या के परिवार वालों से मिला और कहा, मुझे सिर्फ 6 महीने का समय दे दो, मैं तुम्हें पैसे चुका दूंगा, लेकिन कृपया अभी यह केस वापस ले लो। लेकिन सौम्या के घर वाले राजी नहीं हुए। या तो अभी पैसे दो, नहीं तो तुम्हें कोर्ट में घसीट कर बर्बाद कर देंगे। अब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अर्जुन के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे मजबूरन अपनी तलाकशुदा पत्नी संस्कृति के पास जाना पड़ा। जब वह संस्कृति के ऑफिस पहुंचा तो उसकी धड़कनें तेज थीं। संस्कृति ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, अर्जुन, तुम यहां? अब क्या हुआ? अर्जुन ने संकोच से कहा, संस्कृति, मैं मुसीबत में हूं। संस्कृति ने गंभीर होकर कहा, क्या हुआ? सच बताओ। अर्जुन ने पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे उसकी दूसरी पत्नी की मृत्यु हुई, कैसे उसके ससुराल वाले झूठा केस करके पैसे ऐंठना चाहते थे, और कैसे उसकी आर्थिक स्थिति अभी अस्थायी रूप से कमजोर थी। संस्कृति ने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, लड़की का परिवार अपनी बेटी को खो चुका है। ऐसे में वे जो भी कर रहे हैं उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। अगर वे पैसे मांग रहे हैं तो यह स्वाभाविक है, तुम्हें यह देना ही होगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पैसे 6 महीने बाद आएंगे। क्या तुम उनकी मदद कर सकती हो और उनसे समय दिलवा सकती हो? संस्कृति सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अर्जुन, तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आज अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी मदद कर सकती हूं। अर्जुन चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। संस्कृति ने आगे कहा, अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें पैसे उधार दे देती हूं। तुम उनसे समझौता कर लो और केस को बंद करवा लो। बाद में जब तुम्हारे पैसे आए तब मुझे लौटा देना। अर्जुन चौंक गया। संस्कृति, क्या तुम सच में ऐसा करोगी? संस्कृति ने कहा, हां, क्योंकि मेरा धर्म है कि निर्दोष को न्याय दिलाऊं। मैं यह पैसे तुम्हारी मदद के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए दे रही हूं। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि संस्कृति वाकई एक सशक्त और महान इंसान है। संस्कृति ने तुरंत 18 लाख रुपए का भुगतान करवाया और अर्जुन के ससुराल वालों ने केस वापस ले लिया। अर्जुन को अब राहत मिल चुकी थी, लेकिन एक बात जो वह महसूस कर रहा था वह यह थी कि संस्कृति के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। अब अर्जुन ने अपने मन में एक सवाल उठाया, क्या मैं फिर से संस्कृति से अपने रिश्ते को जोड़ सकता हूं? वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वह अब अपनी गलती सुधारना चाहता था। अर्जुन धीरे धीरे संस्कृति को दिए गए पैसे लौटा रहा था। उसने अब तक पूरी राशि चुका दी थी और इस बीच दोनों के बीच की दूरियां भी धीरे धीरे कम होने लगी थीं। संस्कृति को अब एहसास हो रहा था कि अर्जुन सच में बदल चुका है। वह पहले जैसा घमंडी और स्वार्थी नहीं रहा था। वह अब समझ चुका था कि सच्चे रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और आपसी समझ से बनते हैं। एक दिन संस्कृति अपने पिता के पास गई और गंभीर स्वर में कहा, पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पिता ने उसे गौर से देखा और बोले, क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? संस्कृति ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, पिताजी, मैं सोच रही हूं कि क्यों न मैं अर्जुन से दोबारा शादी कर लूं। पिता थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा, तुमने बहुत संघर्ष करके यह मुकाम हासिल किया है। क्या तुम सच में यह फैसला करना चाहती हो? संस्कृति ने आत्मविश्वास से कहा, हां पिताजी, अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी गलतियों से सीखा है और अब मैं भी यह समझ चुकी हूं कि हमें कभी कभी दूसरे मौके देने चाहिए। पिता ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह तुम्हारी खुशी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। 2 दिन बाद संस्कृति के पिता सीधे अर्जुन के घर पहुंचे। अर्जुन यह देखकर हैरान रह गया। संस्कृति के पिता ने बिना भूमिका बनाए कहा, बेटा, संस्कृति तुम्हारे बारे में सोच रही है। अगर तुम चाहो तो हम यह रिश्ता दोबारा जोड़ सकते हैं। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि जिस लड़की को उसने कभी ठुकरा दिया था वही आज दोबारा उसके जीवन में आना चाहती थी। वह थोड़ा भावुक हो गया और तुरंत कहा, मैं भी यही चाहता था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं जुटाई कि संस्कृति से यह बात कह सकूं। तभी अर्जुन की मां भी वहां आ गई। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, संस्कृति जैसी बहू हमें दोबारा नहीं मिल सकती। हमने पहली बार बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारी बहू वास्तव में देवी के समान है। सारी बातें तय हो गईं और कुछ ही दिनों बाद अर्जुन और संस्कृति की दोबारा शादी हो गई।
इस बार रिश्ता और भी मजबूत था, क्योंकि अब दोनों को एक दूसरे की कीमत पता चल चुकी थी। शादी के बाद अर्जुन ने अपना जीवन पूरी तरह बदल लिया। वह अब एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था और संस्कृति अपनी पुलिस सेवा में पूरी निष्ठा से कार्य कर रही थी। अब अर्जुन का घर केवल पैसे की वजह से समृद्ध नहीं था, बल्कि उसमें एक सरकारी अधिकारी की प्रतिष्ठा भी जुड़ चुकी थी। गांव में जब लोगों को यह पता चला कि संस्कृति और अर्जुन दोबारा एक हो गए हैं, तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। लोग कहते, ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि तलाक के बाद पति पत्नी फिर से शादी करें और पहले से भी ज्यादा खुश रहें। लेकिन यही तो जिंदगी का सच है। गलतियां होती हैं, इंसान सीखता है, और अगर दिल सच्चा हो तो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। अब संस्कृति और अर्जुन ने हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। संस्कृति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभा रही थी और अर्जुन भी एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर आया। अब उनके जीवन में प्रेम था, सम्मान था और सबसे जरूरी, एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास था। दोस्तों, अच्छे जीवन साथी को खोने के बाद ही उसकी सच्ची कीमत समझ में आती है। जब तक वह हमारे साथ होता है, हम अक्सर उसकी कद्र नहीं करते और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं। लेकिन जब वह दूर चला जाता है, तब हमें एहसास होता है कि उसका होना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण था। इसलिए कभी भी गुस्से या अहंकार में ऐसा कदम न उठाएं कि आपको एक दूसरे से अलग होना पड़े। अच्छे जीवन साथी बहुत भाग्य से मिलते हैं, इसलिए रिश्तों को सहेज कर रखें, गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाएं और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। क्योंकि सच्चे रिश्ते पैसे या हालात से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, समझदारी और प्रेम से बनते हैं।